1984 में सिख दंगों के विरोध के दौरान कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की जमानत बॉन्ड को स्वीकार कर लिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद, जिन्होंने 26 जुलाई को इस मामले के सिलसिले में टाइटलर को शनिवार को तलब किया था और कहा कि आरोपी को पहले ही एक सत्र अदालत द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को टाइटलर को आरोप पत्र की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए। मजिस्ट्रेट ने कहा कि जमानत बॉन्ड प्रस्तुत किया गया, जमानत आदेश पर लगाई गई शर्तों के अधीन स्वीकार किया गया है। इस दौरान टाइटलर की पत्नी जेनिफर टाइटलर इस मामले में उनकी सिक्योरिटी बनी है। आपको बता दें, अदालत ने उनकी पहचान और वित्तीय स्थिति का सत्यापन किया। ये देखने के बाद वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। उन्हें जमानत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जज अब इस मामले की सुनवाई 11 अगस्त को करेंगे। शुक्रवार को सत्र अदालत ने टाइटलर को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत दी है। इसमें उन पर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि वे मामले में संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या बिना किसी अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जुलाई को टाइटलर को 5 अगस्त को तलब किया था। कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद आदेश पारित किया। बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद नवंबर 1984 को दिल्ली के पुलवंशित क्षेत्र में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। सीबीआई ने इस संबंध में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 के साथ धारा 302 के तहत आरोप लगाए हैं। तो फिलहाल अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी और शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। रिपोर्टर लाइव में हम लेंगे अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। तो पहली खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। पाकिस्तान की पूर्व पीएम की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तोशाखाना जो मामला था उसको लेकर अब उनको सजा सुना दी गई है। बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से पहले उनको सजा सुनाई गई थी, जिसकी चुनौती उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और आखिरकार पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा सुना दी है। पिछले दिनों उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ही सजा सुनाई गई है। सजा में उनको 3 साल की सजा हुई है और ऐसे में बता दें कि 5 साल का उनका राजनीतिक करियर बर्बाद हो चुका है, यानी कि आने वाले 5 सालों में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अयोग्य ठहरा दिए गए हैं। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या फिर से वही तस्वीर निकल के सामने आएंगी जो पिछले दिनों इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त निकल के सामने आई थी। ये भी कहा जा रहा है कि तोशाखाना का जो मामला है इसको लेकर 1 लाख रुपए जुर्माना भी इमरान खान के ऊपर लगाया गया है। बता दें कि 2018 का ये पूरा मसला है, उसको लेकर अब इमरान खान के ऊपर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आखिरकार उनको सजा दे दी गई है, गिरफ्तारी हो चुकी है। पीटीआई के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहा है इंडिया वॉइस की उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तोशाखाना एक वो जगह होती है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास होती है, यानी कि पाकिस्तान की सरकार के पास होती है। जो भी उपहार आपको दिए जाते हैं सांसदों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरे देश के तमाम प्रधानमंत्रियों या किसी के भी द्वारा जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वो तोशाखाना में उपहार रखा जाता है। और इसी के तहत ये इमरान खान पे आरोप लगाए गए थे कि इमरान खान ने कम रेट में इस उपहार को खरीदा था और बाहर जाके इसको ज्यादा रेट में बेच दिया था। इसको लेके जब उनसे जानकारी मांगी गई तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, पुख्ता प्रूफ नहीं था और उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे, जिसको लेकर 2018 से ये मसला चलता हुआ आ रहा और आखिरकार आज इमरान खान को सजा हो गई, गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखना होगा कि अब पाकिस्तान में माहौल क्या नजर आता है। कैमरा पर्सन निक्की के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। वहीं दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कपिल मिश्रा पे भरोसा जताया है। बता दें कि लोकसभा की अहम भूमिका से पहले कपिल मिश्रा को इकाई का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उसके बाद ही बताया जाता है कि कपिल मिश्रा काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को इसको जो है निभाने का कार्य भी करेंगे। लेकिन उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से कपिल मिश्रा को दिल्ली का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था, उसको देखते हुए अब देखना होगा कि लोकसभा में कितनी सीटों को भी हासिल कर पाएगी। इस बात की अधिकारिक जानकारी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दी है। इस बाबत दिल्ली बीजेपी कार्यालय की ओर से भी जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने आदेश पर कपिल मिश्रा को दिल्ली इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पत्र जारी करते हुए कहा है हुई नई जिम्मेदारी के लिए कपिल मिश्रा को शुभकामना भी दी है।
कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं से वैचारिक नीतिगत मतभेद की वजह से उन्होंने केवल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रमुख ऋचा पांडे के साथ साल 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब से लेकर अभी तक उन्हें बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। हाल में ही दिल्ली बीजेपी ने संगठन में फेरबदल की घोषणा की थी। उस समय भी कपिल मिश्रा का नाम प्रदेश पदाधिकारियों ना होने से सबके लिए चौंकाने वाला रहा था। अब उन्होंने पार्टी उपाध्यक्ष बनकर लंबे अरसे बाद बीजेपी में जिम्मेदारी सौंपी है। आपसे नाता तोड़कर साल 2019 में बीजेपी में शामिल हुए कपिल मिश्रा को पार्टी ने उस समय कोई नई जिम्मेदारी तो नहीं दी थी, लेकिन मॉडल टाउन विधानसभा सीट से उन्हें टिकट देकर 2020 चुनाव लड़ाया था। यह बात अलग है कि कपिल मिश्रा आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से चुनाव हार गए थे। उसके बाद कपिल मिश्रा एनआरसी और सीए विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हुए दंगों के दौरान वह सुर्खियों में आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कपिल मिश्रा को इकाई का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो उसको देखते हुए अब लग रहा है कि लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन उसके बाद जब से कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें कोई पद नहीं दिया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही थी कि जिस तरीके से 2019 में उन्होंने आम आदमी पार्टी को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उससे पहले भी वो काफ़ी अपनी सुर्खियों में रहते नजर आए थे। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस दिल्ली। उधर देवरिया में रविवार को सदर रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। हमारे सहयोगी घनश्याम की ये रिपोर्ट देखिए। मैं मौजूद हूँ देवरिया रेलवे स्टेशन पर, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये जो अमृत स्टेशन के चयन हुआ है उसमें देवरिया भी है, और देवरिया के नाम पर कल वो वर्चुअल उद्घाटन भी होगा, जिसका ये वर्ग जो नया विकास नए स्टेशनों को डेवलप हो, इसके लिए ये अमृत जो चयन स्टेशन है उसमें देवरिया का भी चयन हुआ है, और उसकी लेकर का आज तैयारियाँ जोरों पर है। कल यहाँ 11 बजे प्रधानमंत्री वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। घनश्याम मिश्र, इंडिया वॉइस, देवरिया। आगरा विश्वविद्यालय के बीए एलएलबी के रिजल्ट पर छात्रों ने विरोध जताया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। शुक्रवार को आगरा विश्वविद्यालय के लॉ का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद से छात्रों में हाहाकार मच गया। वहीं कॉलेज प्रशासन को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, शुक्रवार को लॉ द्वितीय वर्ष का छात्रों का रिजल्ट आया था, जिसमें तकरीबन 70% छात्र जो है परीक्षा में फेल हो गए। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि विश्वविद्यालय ने जो उसके कॉपी पहुंची है, जो परीक्षा फल था, वो साफ तौर पर जांच नहीं की, क्योंकि 18 तारीख को परिणाम बना दिया गया था, जबकि 22 तारीख तक कॉपियां जो है विश्वविद्यालय पहुंची हैं। छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय की इतनी बड़ी लापरवाही से एक तरह से सैकड़ों की संख्या में छात्रों के साथ धोखा हुआ है। वहीं जो छात्रों का भविष्य है वो अंधेरे में नजर आ रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर छात्रों ने शनिवार को धरना प्रदर्शन किया और तमाम तरीके से नारेबाजी की। बीजी पर भी आरोप लगाया कि वह हमेशा से परीक्षा फल को रोकते हैं और कहीं ना कहीं उसके जो परीक्षा फल है उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है। वहीं पूरे मामले को लेकर बीसी ने भी छात्रों को आश्वस्त किया है कि मामले की जांच की जाएगी और जांच के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसको दोबारा से देखा जाएगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस के लिए, अलीगढ़। उधर हापुड़ की बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या है सफलता, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ की बहादुरगढ़ थाना पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। आपको बता दें, बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने 2 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बहादुरगढ़ थाना इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग क्षेत्र में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद धर्मेंद्र सिंह ने अपनी पूरी टीम के साथ एक नेटवर्क बनाया और उसके बाद इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक अवैध राइफल, एक अवैध बंदूक, 18 तमंचे व एक अधबना तमंचा व 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें, दोनों युवक बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के पसवाड़ा गांव के रहने वाले हैं। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता की और पूरी जानकारी दी कि ये लोग बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के पसवाड़ा के रहने वाले हैं और अवैध हथियारों की सप्लाई किया करते थे। ऑन डिमांड ये लोग सप्लाई किया करते थे और मेरठ के किटौर थाना क्षेत्र से ये अवैध हथियारों को खरीदा करते थे और ऑन डिमांड सप्लाई करते हुए 4 से 5 हज़ार रुपये में तमंचों की बिक्री किया करते थे और 8 से 10 हज़ार रुपये में अवैध बंदूक व राइफल की बिक्री किया करते थे। एसपी अभिषेक वर्मा का कहना है कि फिलहाल दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है, जहां से ये हथियारों को खरीदकर क्षेत्र में सप्लाई किया करते थे। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति। हरदोई में जेल में पेशी पर आए कैदी सिपाही को शराब पिलाकर फरार हो गया।
हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। ही नशे में और कैदी मजे में। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर एक सिपाही एक कैदी को कोर्ट में पेशी पर लेके आया था। उसके बाद में कैदी ने सिपाही को लहरा दिया कि हम तुम्हें शराब पिलाएंगे और मेरे साथ चलो। हालांकि उसके साथ वो लोग गए और ठेके से शराब भी खरीदी गई और फिर दोनों लोग एक एक गिलास में जाम अपना छलकाने लगे। ये पूरा वाकया उस सिपाही के कमरे का है, जहाँ पे उसका कमरा रेलवेगंज क्षेत्र में पड़ता है, रेलवेगंज चौकी क्षेत्र में, वो भी शहर कोतवाली क्षेत्र में ही आता है। वहाँ पे लेकिन सिपाही इतना नशे में हो गया कि कैदी वहाँ पे उसको चकमा देकर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, अभी हालांकि पूरी पुलिस लगी हुई है उसको ढूंढने में, लेकिन जब सिपाही कैदी हवालात नहीं पहुंचा कैदी को लेकर, तब वहाँ पे जो हवालात प्रभारी थे उन्होंने आला अधिकारियों को तुरंत सूचना दी। सारी टीमें वहाँ पे लगा दी गई थी, लेकिन जब पता चला कि पुलिस का जो सिपाही था उसके पीछे जब पता चला कि वो वहाँ पर कमरे पे अपने सो रहा है, जब उसको देखा जाके नशे की हालत में सो रहा था। अब देखना ये होगा कि हरदोई पुलिस कितनी जल्दी इस जो सिपाही के ऊपर भी कार्रवाई कर रही है और इस कैदी को कितनी जल्दी ढूंढ सकती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। उधर झांसी में कलयुगी बेटे ने मां बाप को डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। हमारे सहयोगी अतुल वर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। झांसी की नवाबाद थाना पुलिस को आज सुबह सूचना मिलती है कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है पिछोर, जहां एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। शिनाख्त 58 वर्षीय लक्ष्मी प्रसाद के रूप में होती है, जो पेशे से शिक्षक थे। उनके बगल में उनकी पत्नी की घायल अवस्था में मिलती हैं, जिन्हें लेके पुलिस अस्पताल पहुंचती है, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जब पुलिस ऊपर वाले कमरों में गई तो वहां पर उनका पुत्र, जो लोगों द्वारा बताया गया है कि मानसिक रोगी है, वो मिलता है। उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पता पड़ता है कि पुत्र द्वारा ही माता पिता की लाठी मार मारकर हत्या की गई है। यह घटना लगभग देर रात की थी। आसपास के लोगों को जानकारी नहीं हो सकी। सुबह जब लोग घर से निकले तब इस घटना की सूचना हुई। फिलहाल पुलिस पता कर रही है कि इस हत्या का क्या कारण था। जो उनका पुत्र था मानसिक रोगी था या कुछ और कारण रहा। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए कैमरा पर्सन अमित रावत के साथ अतुल वर्मा। वहीं हरदोई में ननिहालों के भविष्य से कैसे हो रहा है खिलवाड़, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। एक तरफ योगी सरकार लगातार बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ी सोच में लगी रहती है कि बच्चों का भविष्य आगे कैसे बढ़ाया जाए। आपको बता दें, एक मामला हरदोई का ये सामने आया, जहां हरदोई के पाली में जो प्राथमिक जो विद्यालय है वहां पर अभी तक बच्चों को पुस्तकें नहीं मिली हैं। और आपको बता दें कि लगभग नया सत्र शुरू हुए 5 महीने गुजर चुके हैं और वहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं वेद प्रकाश शुक्ला, वो लगातार भागा दौड़ी कर रहे हैं। बीएसए से भी मिल रहे हैं और खंड शिक्षा अधिकारी से भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर उनको किताबें नहीं उपलब्ध कराई। लगभग 187 बच्चे वहाँ पर पढ़ने आते हैं, लेकिन इस वक्त की जो कंडीशन है वहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे हैं। जो कुछ बच्चे आ रहे हैं उनको जो अध्यापक हैं वहाँ के बरवली पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी किताब नहीं मिली है सरकारी स्कूल से। अब आपको बता दें, यहाँ पर अभी डीएम साहब के यहाँ पे वेद प्रकाश शुक्ला जो प्रधान अध्यापक हैं स्कूल के, वो यहाँ आए थे और डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी थी कि हमारे यहाँ स्कूल में अभी तक जो पुस्तकें हैं वो नहीं आ पाई हैं। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी उन बच्चों के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। वहीं रायबरेली में डीएम के निरीक्षण से हड़कंप मच गया। हमारे सहयोगी राजू तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। जिला अस्पताल में हड़कंप उस समय देखने को मिला जब जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और उनके साथ में सीडीओ और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी जिला अस्पताल में स्थापित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण करने वहां पहुंच गए। आपको बता दें कि वहां पर काफी खामियां मिली, जिससे काफी नाखुश जिलाधिकारी नजर आई और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वो तैयार रहें। आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के जिला अस्पताल का है, जहां पर स्थापित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है और वहां पर शासन के मंशा अनुसार जो देने वाली सुविधाएं हैं वो मुहैया हो पा रही हैं या नहीं, उसका जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंच गई। और उस समय देखा गया कि जिला अस्पताल के जिम्मेदारों में काफी हड़कंप का माहौल रहा और अफरा तफरी का वहां पर माहौल देखने को मिला।
बता दें कि रायबरेली जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव इन दिनों एक्शन मोड में है और उनके द्वारा जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य करने के लिए अधिकारियों को और जिम्मेदारों को हिदायत दी जा रही है। उसी के तहत कई बार शिकायत मिली थी कि जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, उसी का जायजा लेने के लिए वो वहां पर पहुंच गई और इस दौरान उनको काफी खामियां मिली। खामियां मिलने से वो काफी नाखुश नजर आई और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में वो जिम्मेदारों को नोटिस देकर उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगी। अगर स्पष्टीकरण समुचित नहीं मिला तो उनके खिलाफ वो कार्यवाही भी करेंगी। आपको बता दें कि रायबरेली जिले में लगातार जो शासन के मंशा अनुसार जो सुविधाएं मुहैया हो रही हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए वो इस समय लगातार प्रयासरत हैं और उनके द्वारा लगातार लोगों को जो उचित सुविधा है और जो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सुविधा मुहैया हो रही है उसी का जायजा लेने के लिए वो वहां पहुंच गई और इस तरह से उनको काफी खामियां मिली। उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो मशीनें मौजूद थी मशीनों को ऑन करके देखा और उनको देखा कि ये सही ढंग से चल रही है, संचालित हो रही है या नहीं, उसका भी उन्होंने निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। तो आपको बता दें लगातार शासन के मंशा अनुरूप वो लोगों को जो सुविधा मुहैया हो रही है उनको प्रदान कराने के लिए इन दिनों एक्शन मोड में है और कार्यवाही भी लगातार लोगों पे जो जिम्मेदार हैं उन पर कर रही हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि किस तरह से जिलाधिकारी के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही। और बात करें स्वास्थ्य महकमे की तो स्वास्थ्य महकमे की उदासीनता उस समय देखने को मिली जब काफ़ी खामियां वहां पर जिला पुनर्वास दिव्यांग केंद्र में मिली और जो सुविधा थी वो लोगों को नहीं मिल रही। तो इससे साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा किस तरह से उदासीन है। राजू तिवारी, इंडिया वाइज। सिद्धार्थनगर में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर देखने को मिली है। हमारे सहयोगी राकेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर जिले के पथरा थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जो कि दो चोर नाबालिग थे उनको पकड़ के उनके दुकान में जो है मिर्चा और पेट्रोल डाला गया। इस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। अब इस मामले में कार्रवाई कब होगी इसको देखने की बात है और सोचने वाली बात है। इस तरह जब मासूम बच्चों के साथ ये किया जा रहा है तो ये एक मानवता को शर्मसार करने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। ये मामला सिद्धार्थनगर जिले के पथरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच में जुटी है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सिद्धार्थनगर से राकेश। उधर उन्नाव में डायरी गायब करने पर दरोगा पर केस दर्ज कराया गया है। हमारे सहयोगी निखिलेश प्रताप की ये रिपोर्ट देखिए। अपने ही विभाग के एक दरोगा पर केस दर्ज किया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला उन्नाव के थाना हसनगंज से संबंधित है, जहां पूर्व में तैनात रहे एक दरोगा पर उन्नाव एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया और उन्नाव पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आपको बता दें कि उन्नाव के थाना हसनगंज में तैनात दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा पर 72 केस डायरी गायब करने के आरोप में उन्नाव पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उन्नाव एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना ने इसकी जांच एडिशनल एसपी को सौंपी थी। जांच में दरोगा दोषी पाए गए, जिसके तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अभी जो दरोगा हैं वो लखनऊ के महानगर थाने में तैनात हैं और उन्नाव पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि उन्नाव पुलिस अपने ही विभाग के दरोगा पर किस तरह से कार्रवाई करती है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए वहीं हापुड़ में यातायात के नियम को देखते हुए ऑपरेशन पटाखा अभियान जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। जनपद हापुड़ में हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन पटाखा अभियान। आपको बता दें ऑपरेशन पटाखा अभियान के तहत यातायात पुलिस और अलग अलग थाना क्षेत्रों में ऐसी बुलेट बाइकों पर कार्रवाई की जा रही है जिनके साइलेंसर से पटाखे छोड़ने जैसी आवाज़ निकलती है। आपको बता दें बुलेट बाइक के चालक मॉडिफाई साइलेंसर बाइक में लगवा लेते हैं और उसके बाद पटाखों जैसी आवाज़ छोड़ते हुए ध्वनि प्रदूषण करते हुए नजर आते हैं। इसी के तहत हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने सभी थाना अध्यक्षों को और ट्रैफिक पुलिस को ये निर्देश दिए थे कि ऐसी बाइकों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस अभियान के तहत अभी तक 150 से ज़्यादा बुलेट बाइकों को सीज किया जा चुका है और वहीं ऐसे 100 से ज़्यादा साइलेंसरों को पुलिस लाइन में रोलर के माध्यम से नष्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा लगातार ऐसे बुलेट चालकों को सख्त कार्रवाई करते हुए हिदायत देना चाहते हैं कि जनपद में इस तरह की बुलेट बाइक का इस्तेमाल ना करें जो पटाखे जैसी आवाज़ छोड़ती हो। वहीं एसपी अभिषेक वर्मा ने परिजनों से भी अपील की है कि अपने बच्चों को इस तरह के मॉडिफाई साइलेंसर लगाने की अनुमति ना दें। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति।
तो फिलहाल रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।